क्या ही संजोग है, मैं एक इम्पोर्टेंट इन्वेस्टिगेशन के बीच एक और अपने इन्वेस्टिगेशन को कंप्लीट करने वाली हूँ। एक गुमशुदा बच्चे की रिपोर्ट मिली थी और ये लड़के तो अल्फ यानी तुम दोनों का रिश्ता होने का तो कोई सवाल ही नहीं है। लिली ज़ेनोस का अपना सेवियर कह रही थी, जिस कारण कृष्णा समझ जाती है मैंने काफी बड़ी गड़बड़ कर दी है। वैसे तो मेरा काम अच्छा खासा है, बस कभी कभार चीजों को थोड़ा गलत अंदाज में कर लेती हूँ। चिंता मत करो, इस हवा में सांस लेने के बाद ये बस बेहोशी होगा, कुछ देर बाद नींद खुल जानी चाहिए। क्या परेशानी है तुम्हें? रास्तों की समझ के अलावा कई और दिक्कतें हैं। वो मुझे माफ करना, लेकिन तुम सही सलामत कैसे हो? बस अपना प्रोटेक्टिव मैजिक आगे कर लिया था मैंने। नामुमकिन एक प्रोटेक्टिव मैजिक भला मेरी गोली को कैसे भेज सकता है? लेकिन तुम्हें चोट भी नहीं लगी है। तुमने बचपन से प्रोटेक्टिव मैजिक की ट्रेनिंग की है, इसलिए शायद से तुम्हारा नाम द डिवाइन बॉय, प्रोटेक्टिव मैजिक का भगवान, इंपीरियल कैपिटल की वाइस कैप्टन कृष्णा को तुम धोखा नहीं दे सकते। तो फिर ज़ेनोस, अब तुम्हें मेरे साथ कोऑपरेट करना होगा। और वैसे भी नागरिकों का कर्तव्य होता है इंपीरियल आर्मी की मदद करना। खैर, मेरे ना कहने पर तो तुम वैसे भी सुनने नहीं वाली, तो फिर बता दो तुम किससे ढूंढ रही हो? एक संधि कराने वाले को। हाल ही में रेसिस के बीच की लड़ाई खत्म हो चुकी है, जिसे कामयाब करने वाले की ताकत का अंदाजा नहीं लगाया जा सकता। साथ ही ये दुनिया के लिए भी काफी बड़ा खतरा बन सकता है। एक लेजर मैन से बातचीत के दौरान भी मुझे उसका नाम नहीं पता चल पाया, यानी वो काफी अच्छे तरीके से माइंड वॉश करता है। ज़ेनोस लिली कृष्णा से कहते हैं, मेरे हिसाब से तो वो लड़का काफी ज्यादा काइंड हार्टेड होगा और खामखा लोगों का ध्यान नहीं चाहता, इसलिए वो छुप कर रहता है। तो फिर क्यों खामखा उसके शांति भंग करी जाए? तुम दोनों की बातों से ऐसा लग रहा है अच्छे से पहचानते हो तुम उसे। अरे नहीं नहीं, हम लोग तो उसे जानते तक नहीं। चलो, मुझे जाना भी है। ठीक है, मैं तुम्हें रास्ता दिखा देता हूँ। रुको, यहाँ पे एक बेड क्या कर रहा है? अरे ये बस एक्स्ट्रा है, मैं इसे फेंकने ही वाला था। तो क्या हम इस जगह को अपने बेस के रूप में इस्तेमाल कर सकते हो जब तक मेरा मिशन कंप्लीट ना हो जाए? और चिंता मत करो, मैं तुम्हें इसके लिए पैसे भी दे दूंगी। बिना सकते ये चीज दूर नहीं हो सकती, छोड़ो। हाँ, क्यों नहीं, तुम यहाँ रह सकती हो। बाद में लिली चाय लेकर आती है, साथ ही ज़ेनोस को अपना सिर सहलाने के लिए कह रही थी और भी कई छोटी मोटी हरकत करती है ताकि कृष्णा को जलन महसूस हो। लेकिन वो तो जरा सा भी रिएक्ट नहीं करती और अपनी चाय को ठंडा देने पर ध्यान दे रही थी, जिससे ठहकार कर लिली अंत में सो ही जाती है। उसे सही सलामत बेड में सुलाने के बाद ज़ेनोस कृष्णा से बातें करता है, लेकिन कृष्णा को ज़ेनोस से उन किडनैपर्स के बारे में कोई खास जानकारी नहीं मिल पाई थी। वो अपने सवाल को चेंज करते हुए कहती है, तुम्हें क्या लगता है ज़ेनोस, कई सालों की लगातार मेहनत के बाद तुम एक कमाल का डिफेंसिव मैजिक कर सकते हो, तो फिर क्या एक ऐसा हीलर भी हो सकता है जो टूटे हाथों को ठीक कर सके? सुनने में असंभव लगता होगा, लेकिन मैंने जोफिया को देखा जिसके हाथ को चोटिल करने के बावजूद भी वो बिल्कुल सही सलामत है। तो फिर मेरा कंक्लूजन ये कह रहा है कि जरूर से स्लम्स के अंदर एक ऐसा हीलर छुपा हुआ है, जिसे पकड़ने के साथ ही मैं जल्द से जल्द इस घटिया जगह से बाहर निकल जाऊंगी। आखिरकार तुम्हें इस जगह से इतनी चिढ़ क्यों है? असल में मेरी माँ एक दयालु इंसान थी जो स्लम्स में हमेशा खाना बांटा करती थी, साथ ही कई प्रोग्राम रखती थी ताकि उन्हें भी एजुकेट कर सके। लेकिन एक दिन मेरी माँ की लाश मेरी आंखों के सामने थी और गवाहों के अनुसार मेरी माँ की अंगूठी चुराने के लिए हमला किया था, लेकिन स्लम का कोई भी जिन्हें खाना दिया गया था वो तक उनकी मदद करने के लिए नहीं आए। उस दिन से रोना छोड़कर मैंने एक ऐसी अनबीटेबल हीरो बनने का फैसला किया जो कि हर जगह न्याय फैला सके, और मैं हिस्ट्री की सबसे पहली और यंगेस्ट वाइस कमांडर बनी। और मेरे कभी मुस्कुरा ना पाने के कारण लोगों ने मुझे आयरन रोज का टाइटल दिया। अगर कहा जाए तो ये भी मेरी एक खामी है। अगले सुबह कृष्णा चली गई थी और जोफिया अपनी हीलिंग करवाने को आई थी। कुछ ही देर में वहाँ कृष्णा आ जाती है क्योंकि वो रास्ता भटक चुकी थी, लेकिन जोफिया को देखने के साथ ही गन टान देती है। जोफिया और ज़ेनोस लड़ाई के शुरू होने से पहले ही कह रहे थे, हम तो इसे जानते ही नहीं है, बस ये रास्ता भटक गई थी इसलिए रास्ता पूछने को आई थी। वो आसानी से यकीन करके जोफिया से कहती है, मैं तुम्हारे संधि कराने वाले को जानती हूँ, वो जरूर से कोई हीलर है, नहीं तो तुम मेरे सामने इतनी अच्छी हालत में होनी भी नहीं चाहिए थी। जोफिया बिना कुछ और सुने कह भर दिया कि तुम्हें क्या लगता है उन बच्चों को चुराने वाले हम हैं? वो तुम्हारे एक रॉयल लग कर रहा है, गिल्डर उसका नाम है, अगर यकीन ना हो रहा तो खुद ब खुद जाके देख लो। जूठी, मैं जानती हूँ वैसे गंदे काम करने वाले तुम स्लम्स में से ही कोई होगी। आज तुम्हें मार कर ये गेम अभी की अभी खत्म कर देती हो। रुक जाओ, ये मेरी एक पेशेंट है और तुम ऐसे हमला नहीं कर सकती। माफ करना, लेकिन वो संधि कराने वाला भी मैं ही हूँ। मुझे हीलिंग मैजिक भी आता है, लेकिन उतना माहिर नहीं हूँ मैं। ज़ेनोस को डेमी ह्यूमन की साइड लेता देख कृष्णा सब कुछ समझ के कह दिया, लगता है मुझे ठहरने के लिए कोई नई जगह ढूंढनी ही पड़ेगी।
लेकिन वो डायरेक्ट ग्रिंडर के मेंशन जाकर उसे कुछ थीव्स के बारे में चौकन्ना कर देती है। साथ ही यहाँ की सुरक्षा के नाम पर वो पूरे मेंशन का एक मुआयना कर लेती है, लेकिन उसे कुछ खास पता भी नहीं चला था। इसलिए शाम को वो वॉशरूम के नाम पे अकेले निकल जाती है। वो मन ही मन सोच रही थी आगे के बजाय पीछे की औरतें पहरेदारी भला क्यों करी गई है। उन सभी सिपाहियों की नजर में आए बिना वो अंडरग्राउंड वेल के द्वारा एक चेम्बर में आ पहुंचती है। वो अपनी आंखों के सामने दुनिया की काली सच्चाई का सामना कर रही थी। काफी सारे बच्चों को अगवा करके रखा गया था। वो उन सभी की मदद तो करना चाह रही थी, लेकिन पीछे से गिलबर्ट उस पर हमला कर देता है। वाकई तुम सभी की गन्स कितनी ज्यादा काम की होती है ना। हाँ मखा तुम इसमें पढ़कर अपनी जान गंवा रही हो। ज़ेनोस ज़ोफिया के संग वहाँ आ जाता है क्योंकि उसे अंदाजा था कुछ ना कुछ तो गड़बड़ होने ही वाली है। ओए क्या बात है, अभी से मन नहीं कह रहा है क्या तेरा? गिलबर्ट की गोली ज़ेनोस को लगती, पर वो अपने प्रोटेक्टिव मैजिक से बिल्कुल सही सलामत है, जिस कारण वो अपनी आंखों पे यकीन नहीं कर पा रहा था। डर के मारे वो जमीन पे गिर जाता है। साथ ही गन ज़ेनोस के हाथ लग चुकी थी। वैसे तो मेरे लिए हीलर होने के नाते लोगों को मारना काफी बुरी बात है, पर मैं तुम्हें दर्द तो पहुंचा ही सकता हूँ ना। ज़ेनोस जानलेवा ना हो ऐसी गोली से हमला करता है, जिससे गिलबर्ट बेहोश हो चुका था। वही वो कृष्णा के नजदीक जाता है, जो कह रही थी कोई फायदा नहीं, अब मैं मरने ही वाली हूँ। इतनी जल्दी कहाँ? इतने कमाल के हीलिंग मैजिक को देखने के साथ ही वो ज़ेनोस से शर्मिंदगी के मारे कह बढ़ती है, हीरो कहलवाने के मैं बिल्कुल लायक नहीं हूँ, तुम असल हीरो हो। मैं बस एक अंडरग्राउंड क्लिनिक चलाता हूँ जिसकी जिम्मेदारी घायल लोगों को ठीक करना है। मैंने बस यही सीखा है, पर असल हीरो तो तुम हो। बिना किसी की चिंता किए तुम इन बच्चों को बचाने के लिए यहाँ आ गई। भले ही थोड़ी बहुत गलतियाँ क्यों ना करती हो, पर फिर भी तुम इस दुनिया को एक बेहतरीन जगह बनाना चाहती हो। कृष्णा उन बच्चों को आजाद करवाने के संग रोते हुए कहती है, माँ आप मेरी हीरो हो। लेजरमैन बच्चों को आजाद करवाने में मदद कर रहे थे। ज़ोफिया और ज़ेनोस रॉयल गार्ड के आने से पहले जाने वाले थे, लेकिन कृष्णा रोक कर सवाल करती है, आखिर तुम्हें मेरी मदद क्यों की? वेल तुम्हें जिंदा रखना जरूरी था, मेरे बेड के पैसे भी नहीं दिए, और अभी जो हीलिंग की उसके भी पैसे देने होंगे, ठीक है ना? गोल्डन फिनिक्स पार्टी की शुरुआत से पहले एस्टोन स्लम्स के इलाके में कुछ अच्छे खासे गुलामों को ढूंढ रहा था, जिन्हें बाद में फेंका जा सके। किस्मत से उसकी नजर ज़ेनोस पे पड़ती है, जिसे हीलिंग मैजिक आ रहा था, जो एस्टोन के लिए मारना मुश्किल था। वो उसे अपने साथ एडवेंचर की दुनिया दिखाना चाह रहा था, लेकिन ज़ेनोस का कहना था हम जैसे स्लम्स में रहने वालों के लिए एडवेंचर का काम करना नामुमकिन है। क्या ही डरते हो, जब तक तुम्हारे पास ताकत है तुम इस दुनिया में कुछ भी हासिल कर सकते हो। दोनों साथ में अपना पहला मिशन करते हैं, जहाँ ज़ेनोस पीछे रहकर उसके गाँवों को हील कर रहा था, लेकिन एस्टोन के नजरिए में वो बिल्कुल भी निकम्मा था, सिर्फ सामान उठाने का काम कर सकता था। उसे अंदाजा नहीं था उसकी सभी चोटों को तो वो कब का हील कर चुका है। कामयाबी की एक शिखर हासिल करने के बाद वो ज़ेनोस को अपनी पार्टी से ही बेदखल कर देता है। हाल ही में वो एक गुफा में कुछ फ्लेमिंग वुल्व्स का शिकार करने के लिए आया, ताकि एक लॉर्ड को दे सके जो अपनी बेटी के जन्मदिन पर उनके फर से एक स्कार्फ बना के गिफ्ट करना चाहता है। उनकी पार्टी लोगों के बीच बिना एक भी खरोंच शिकार करने में माहिर थी, लेकिन उसकी टीम वुल्फ के आगे जरा सा भी नहीं दिख पाती है। हद तक एक इंसान काफी बुरी तरीके से जख्मी हो चुका था, जिस कारण उन सभी को बीरंग मॉन्स्टर्स के खिलाफ पीछे हटना पड़ता है। एस्टोन का मानना था शायद से ये हीलर की कमी हो सकती है, इसलिए अगले दिन ही वो योमिन नाम की एक मिड रैंक हीलर को अपने साथ लेकर आ जाता है, जो कि नॉर्मली शहर में हीलिंग की काम करती थी, जिस वजह से वो समझाती है मुझसे इतनी ज्यादा उम्मीद मत रखना, मुझे लड़ाई के बीच किसी को हील करने की आदत नहीं है, लेकिन तुम्हारा वो साथी काफी मुश्किल से बचा है और वो शायद से ही दोबारा एडवेंचर का काम कर पाएगा। एस्टोन सीधा कह देता है, वैसे भी वो मेरी इतनी मदद नहीं कर रहा था, केवल और केवल उसके ऊपर तो बस नोबल का स्टेटस हासिल करने की भूख सवार थी। अंदर जाकर उन वुल्फ से लड़ाई करते दौरान हर कोई वापस से कमजोर पड़ रहा था। वही डिफेंसिव मैजिक के बावजूद उनका मैजिशियन काफी बुरी तरीके से घायल हो चुका था। यूमिन जेल से जिल उन्हें पीछे हटने के लिए कह रही थी। एस्टोन अपनी आंखों के सामने ये सब होता रहे कुछ ज्यादा ही गुस्सा होकर अपने डिफेंसर को कहता है, आजकल भला तू अपना काम सही से क्यों नहीं कर पा रहा है? यूमिन उसे शांत होने का कहती है, क्योंकि डिफेंसिव मैजिक की बदौलत ये इंसान अभी जिंदा नहीं तो कब का मारा जाता। एस्टोन उसके ऊपर चिल्लाते हुए कहता है, तुम इतना धीमे धीमे हीलिंग क्यों कर रही हो? लेकिन वो सीधा क्या ही पड़ती है, अगर तुम इससे ज्यादा की अपेक्षा रख रहे हो तो फिर किसी एलिट या फिर सेंट लेवल के हीलर को बुला के ले आओ। जिसे सुनने के साथ ही उसके पैरों तले जमीन खिसक चुकी थी और उसे ज़ेनोस की असल पावर का अंदाजा हुआ था, जिसे वो कब से गुलाम समझ रहा था। क्या ये मुमकिन है कोई खुद के बलबूते एक सेंट लेवल का हीलर बन सके? वो अविश्वास के साथ कहती है, बिल्कुल नहीं। लॉर्ड की बेटी का बर्थडे भी अब लगभग जाने ही वाला था, जिस कारण वह एस्टोन को संदेशा पहुंचा के कहते हैं, आइंदा से अपना चेहरा मत दिखाना।
उसका बटलर यहाँ से जाने ही वाला था, लेकिन एस्टोन उसके सामने मांग करता है, मुझे एक और मौका दीजिए। मेरे ढंग से काम ना कर पाने की वजह एक शादी का धोखा है, जिस कारण मैं काफी बड़ी दुविधा में अभी पड़ा हुआ हूँ। बटलर हाँ कह के चला जाता है। एस्टोन ने मन बना लिया था वो जेनोस को दोबारा अपनी पार्टी में रिक्रूट करेगा। वैसे भी जेनोस के पास उसके पार्टी के अलावा जाने की और कोई जगह नहीं थी, जिस कारण वो जरूर से स्लम्स की गलियों में भटक रहा होगा। उसे ढूंढने के लिए वो यहाँ के तीनों लीडर की मदद ले सकते थे। वो सबसे पहले सोफिया के पास जाता है। अपनी हैसियत और रुतबा बताने के साथ ही वो जेनोस को ढूंढने की रिक्वेस्ट रखता है, जिसे सुनने के साथ ही सोफिया काफी हंसते हुए कहती है, अच्छा तू वो बेवकूफ है जिसने उसे पार्टी से बाहर निकाला था ना। मेरे इलाके में आकर मुझसे होशियारी करने की तो कोशिश ही मत करना। उसके पास करने को और कई जरूरी काम है, इसलिए उसका पीछा छोड़ दे, नहीं तो मैं तुझे संभाल लूंगी। फिर वो लिंगा के पास जाता है, जो कि जेनोस का नाम सुनने के साथ ही उसे अपनी औकात दिखाते हुए कहती है, चुपचाप उसका पीछा छोड़ दे, नहीं तो मैं तुझे संभाल लूंगी। लूक्वा के पास जाने के बावजूद भी उससे यही सेम जवाब सुनने को मिलता है। स्लम्स के तीनों लीडर जेनोस को इतना ज्यादा मान सम्मान दे रहे थे, जिस कारण एस्टोन और ज्यादा गुस्सा हो जाता है। रास्ते पे चलते हुए सौभाग्य से उसकी मुलाकात जेनोस से होती है, जिसके सामने वो काफी खुशी के संग बोलता है, ओ जेनोस खुश हो जाओ, हम तुम्हें दोबारा अपनी पार्टी में ले रहे। नहीं मुझे नहीं आना। हाँ तू नहीं आना चाहता? मेरे साथ वैसे भी तुम काफी बुरा व्यवहार करते थे और मुझे पैसा भी काफी कम मिलता था। साथ ही मेरे पास अब काफी ज्यादा काम है, इसलिए मैं अपने फ्री टाइम पे कभी कभार तुम्हारी मदद करने के लिए आ सकता हूँ, लेकिन मैं अपनी पूरी पेमेंट भी लूंगा हीलिंग के लिए। अबे तू किसे कर दिखा रहा है? मैं वो था जिसने मुझे बाहरी दुनिया दिखाई। हाँ मैं उसके लिए तेरा शुक्रगुजार हूँ, लेकिन अब काफी देरी हो चुकी है। तू जाएगा ही क्या? मेरे अलावा जाने को है तेरे पास क्या? लोगों से सम्मान पाते जेनोस को देखकर उसका सारा सम्मान चकनाचूर हो चुका था। जलन की भावना में वो जेनोस के ऊपर हमला करने गया ही था कि कृष्णा की गन बीच में आ जाती है, जो उसे पीछे से हमला करने के लिए गिरफ्तार करना चाहती थी। इंपीरियल आर्मी की वाइस कैप्टन को उसका साथ देता देख वो खुद ब खुद सारे की सारी जिम्मेदारी अपने साथी के ऊपर थोप कर वहाँ से भाग जाता है। जेनोस के घर पर तीनों लड़कियां बता रही थी उन्होंने अपने कुछ आदमी उसके पीछे लगा दिए, क्योंकि वो कभी भी हमला करने आ सकता था। लेकिन डर की बात यह है कि वो अंडरग्राउंड गिल्ड से कहीं जेनोस को मारने की रिक्वेस्ट ना लेकर आ जाए। हालांकि वो काफी ज्यादा पैसे चार्ज करते हैं, अभी उसके पैसे देने की हालत तो नहीं है, पर फिर भी कुछ ऐसे लोग हैं जो पर्टिकुलर कंडीशन के बदले हमला कर सकते हैं। लिली के सो जाने के बाद जेनोस और कार्मेला अकेले में बातें कर रहे थे। तुम अपनी पुरानी पार्टी को मिलने के बाद कुछ ज्यादा ही लगता है बेचैन हो चुके हो ना? नहीं बस आज एस्टोन से मिलकर मुझे अपने पुराने दिन याद आ गए। वेल आखिरकार तुमने हीलिंग मैजिक सीखा कैसे? मुझे आज भी याद है, मैं एक मृत शरीर को जिंदा कर रहा था। ओहो, एक प्रतिबंधित कला है ये तो। हाँ उन दिनों मुझे इस सब के बारे में पता नहीं था और मास्टर से मुझे डांट भी पड़ी है। 300 साल पहले ये कला नॉर्मली एक गोलम बनाने के लिए इस्तेमाल की जाती थी। एक इंसान के अंदर मैजिक स्टोन के साथ कुछ खनिजों के उपयोग से खतरनाक गोलम बनाया जाता था, बिना थके अपने मकसद को साकार करने वाला एक तबाही की मशीन। वैसे आज के युग में देखने नहीं मिलते। 300 साल पहले यानी डीमन लॉर्ड के काल में ना, आखिर तुम उस पल करती क्या थी? मुझे नहीं याद है। भूकंप और धमाके की आवाज के कारण दोनों चौकन्ना हो जाते हैं। कार्मेला तुरंत बाहर देखने जाती है, आखिर क्या माजरा है। विश्वास करना नामुमकिन था, उसकी आंखों के सामने एक जीता जागता गोलम है। कुछ घंटों पहले पैसों की तंगी होने के कारण एस्टोन को उस गाइड नाम के आदमी के पास ही जाना पड़ता है, जो कि उसकी कहानी सुनने के बाद कहता है, ये ना ही कोई ढंग की रिवेंज की कहानी है, लेकिन बस तुम अपने फ्रस्ट्रेशन को निकालना चाहते हो। कोई ने मुझे भी एक चीज कब से ट्राई करनी थी। गोलम स्लम्स के एरिया में कुछ ज्यादा ही तबाही मचा रहा था। वही कार्मेला जेनोस के साथ लड़ाई करने को खरीदी। वो तीनों लीडर जेनोस को ढूंढते हुए आ जाते हैं, क्योंकि कई सारे साथी घायल हो चुके थे। साथ ही वो डीप स्लम्स के एरिया में से आए इस अजीब से जानवर के बारे में सवाल करते हैं। जेनोस बताता है ये एक ऐसी लाइफ फॉर्म है जो कई सौ साल पहले की फॉरबिडन सॉर्सरी से जिंदा की हुई है। परिस्थिति को संभालने के लिए जेनोस सबसे पहले सभी घायलों को एक जगह पे इकट्ठा करवाने के लिए कहता है। स्लम्स के एरिया से दूर पहाड़ की चोटी पे से वो गाइड नाम का आदमी सब डिस्ट्रक्शन को होता देख मन ही मन सोच रहा था, इसकी तबाही की रफ्तार काफी ज्यादा धीमी है। मैं देखना चाहूंगा जेनोस तुम इसके खिलाफ क्या कर सकते हो। जेनोस अपने हाई हीलिंग मैजिक के साथ हर एक जख्मी को ठीक करने के साथ उन्हें सुरक्षित जगह जाने के लिए कहता है। कार्मेला उन सभी को बताती है। आमतौर पर अपने आदेश को कंप्लीट करने के बाद ये रुक जाते हैं, शायद से ये पूरे स्लम को तबाह कर ही रहेगा। पुराने वक्त में इन गोलम्स को बनाने के लिए हाई प्योरिटी के माना स्टोन्स की जरूरत पड़ती थी, जो केवल ड्यूमन कासल के आसपास मिलते थे, जो कि अब मिलना नामुमकिन है। साथ ही और कई सारी चीजें हैं, अगर तुम इसके कोर को तबाह कर दो तो फिर इसे रोका जा सकता है।
जेनोस कार्मेला को घर पे जाने के लिए कहता और स्लम्स के टीन विद जेनोस के साथ लड़ाई करने वाले थे। वो तीनों आगे बढ़कर गोलम को गिराने पर लगे पड़े थे। वही जेनोस उनके सभी चोटों को पीछे से हील कर रहा था और कभी कभार खतरों से बचाने के लिए अपने प्रोटेक्शन मैजिक का भी यूज कर रहा था। हालांकि वो गोलम लगातार अपनी कोशिशें जारी रख रहा था, जिस कारण उसके पैरों को काट कर ही एक जगह पे रोका जाता है। लेकिन हर कोई इस बात से अनजान था, जिस घर पे वो गोलम गिरने वाला है वहाँ पहले से ही एक बच्चा छुपा हुआ था। जेनोस चाहकर भी अपनी पूरी रफ्तार में दौड़ने के बावजूद भी उस बच्चे को नहीं बचा सकता था। वो काफी अफसोस महसूस कर रहा था, लेकिन यकीन कर पाना बिल्कुल ही मुश्किल था। गोलम ने बच्चे को बचा लिया था, साथ ही हाथ भी रख रखा था ताकि कोई मलबा ना गिरे। वह लगता है तुम काफी लकी हो जेनोस, पर अभी क्लाइमैक्स तो बाकी है। कार्मेला गोलम के बचाव को देखने के बाद जेनोस से कह रही है, ये तो बिल्कुल ही नामुमकिन है, इनके पास कभी भी सोचने की स्वतंत्रता नहीं होती। तुम्हारा कहना बिल्कुल सही है। इस गोलम को स्कैन करने के साथ ही मैं बता सकता हूँ इसका मैजिक स्टोन लेफ्ट साइड में है। साथ ही इसे बनाने के लिए एक दूसरी जिंदगी का इस्तेमाल किया गया है। अगर सही से कहूँ तो फिर ये एस्टोन है। काफी बखूबी इसे समझ चुके हो तुम जेनोस। आधे अधूरे मैजिक स्टोन से गोलम बनाना बिल्कुल नाकामयाबी के बराबर होता है, लेकिन मेरी रिसर्च के हिसाब से इंसानों के साथ अगर इस मैजिक स्टोन को कंबाइन कर दिया जाए तो काफी पावरफुल कोर बन सकता है। हालांकि इंसानों की भावना काफी ज्यादा जटिल विचारों से जुड़ी होती है, लेकिन उनकी नेगेटिव फीलिंग को आसानी से काबू किया जा सकता है। तुम्हारे दोस्त एस्टोन की बदले की भावना उसे एक राक्षस बनाती है। तो फिर देखते हैं जेनोस तुम क्या फैसला लेते हो। जेनोस जोफिया लिंगा लोग वैसे कहता है, इस मामले को मुझे अकेले ही हैंडल करना होगा, तुम लोग बाकी सबको बचाने पे ध्यान दो। कार्मेला तुम घर जाओ, लिली अकेली होगी। ठीक है, पर तुम सही सलामत लौटना। आखिरकार एस्टोन हम दोनों की दोबारा अकेले मुलाकात हो ही गई। ये वही जगह है जहाँ से तुमने मुझे बाहरी दुनिया दिखाई दी, पर तुम जैसा लालची पैसों के पीछे पागल इंसान आखिर क्यों ऐसा करेगा। सच कहूँ ना तो मैं तुम्हारी कहानी जानता हूँ। तुम्हारी छोटी बहन एक बीमारी के कारण चल बसी, लेकिन उसके लिए तुम्हारे पास दवाइयाँ खरीदने तक पैसे नहीं थे। उस बच्ची को बचाते वक्त तुम्हें अपनी बहन की याद आ गई ना। लगता है अब भी इंसानियत बाकी है, पर तुम मुझसे काफी ज्यादा नफरत करते हो ना। आखिरकार तुम्हारे द्वारा फेंके जाने के बावजूद मैं इतना सही सलामत हूँ। चलो जल्दी हमारे बीच के इस रिश्ते को भी खत्म कर देते हैं। चाल के एक ही हमले में जेनोस गोलम को आधा काट देता और एस्टोन से कहता है, अब से जलने की कोई जरूरत नहीं, ये हमारी आखिरी मुलाकात है। बिना किसी हिचकिचाहट के अपने दोस्त को मार डाला। वाकई मुझे नहीं लगा था अपने उसूलों के खिलाफ जाकर ये ऐसा भी फैसला ले सकता है। हाँ, लेकिन जेनोस तो हीलिंग के साथ लगातार हमले करते हुए उस मैजिक स्टोन को तोड़ने की कोशिश कर रहा था ताकि एस्टोन को भी बचाया जा सके। नामुमकिन। इसने पहले हाई हील का इस्तेमाल किया था और अभी ये अपने लगातार हीलिंग मैजिक कर रहा है। आखिर इस बंदे की ताकत क्या है। जेनोस आखिरकार तुम मुझे क्यों बचा रहे हो इतना ज्यादा बुरा करने के बावजूद भी। अब तुम्हें वजह भी जाननी है ना, तो फिर सुन लो। यहाँ पे जितनी भी तोड़फोड़ हुई है इसके तुम्हें पैसे भरने होंगे। तुम्हारे लिए गोल्ड कॉइन के बदौलत ही मैंने लिली को बचाया और एक नई जिंदगी की शुरुआत कर पाया हूँ। आखिर में हीलर होने के नाते मैं तुम्हें मरने नहीं दे सकता। अगले दिन का सूरज उग चुका था। एस्टोन जेनोस से कहता है, मैंने तुम्हारी ताकत को समझने में काफी देरी कर दी और मैं सब कुछ गवा भी चुका हूँ। तो फिर तुम्हारा यही बदला है ना, मुझे पूरी जिंदगी पछतावा महसूस करवाना। बेवजह कुछ भी मत सोचो, मैं तो ऐसा कुछ नहीं करना चाहता हूँ। एस्टोन पूरी नरमी के संग कहता है, मैंने अपनी पूरी जिंदगी लोगों को नीचा दिखा और उन्हें गुलामों की तरह ट्रीट किया, लेकिन आज खुद एक मोहरा बनकर समझ में आ रहा है कैसा एहसास हो रहा है। मुझे माफ कर दो जेनोस। मैं जानता हूँ माफी मांगने के बावजूद सब कुछ ठीक नहीं हो सकता, पर फिर भी मैं माफी मांगना चाहता हूँ। जेनोस, अरे तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? उठ भी जाओ। अब वैसे भी तुम साधारण इंसानों की तरह बर्ताव करने ही लगे हो, तो फिर मुझे भी अपना बदला लेने दो। एक ही मुक्के में एस्टोन ने तो पूरी दुनिया के चक्कर लगा लिए थे और वो बेहोशी की हालत से जागने के बाद अपने आंखों के सामने कृष्णा को दिखता है, जो कि यहाँ तबाही के कारण आई थी। लेकिन जेनोस ने उसे सब कुछ बता दिया था, जिस कारण वो एस्टोन को उसके सभी गुनाहों के लिए अरेस्ट करती है। साथ ही वो जेनोस का दिया हुआ मैसेज भी उसे सुनाती है। तुम्हारी तलवार मैं ले रहा हूँ, वैसे काफी बढ़िया मटेरियल से बनी है, जिससे काफी पैसे भी मिल जाएंगे और इस जगह की मरम्मत हो जाएगी। तो फिर अब मेरे पास बचा ही क्या है। इसके अलावा उसने एक सोने का सिक्का देते हुए मुझे कहने को कहा, ये सोने का सिक्का रखो और आइंदा से मैं तुम्हारे साथ कभी काम नहीं करना चाहता। अब हम बिल्कुल बराबर हैं।
वही जंगल के बीच गाइड जेनोस के काबिलियत की तारीफें करे जा रहा था साथ ही। लेकिन अभी के लिए अलविदा। अगर किस्मत चाहेगी तो किसी ना किसी दिन हमारी दोबारा मुलाकात हो जाएगी। थके पके जेनोस को तीनों लीडर्स उसके घर छोड़ देती है, जहाँ कार मेरा हाथों में तकिया पकड़े जेनोस का इंतजार कर रही थी, क्योंकि उसे काफी ज्यादा चिंता हो रही थी। लिली काफी आराम से उसकी पोल खोल देती है, जिस कारण वो चिल्लाते हुए कहती है ऐसा कुछ नहीं है,